बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम टाकरा के साथ मैं हूं शुएबुद्दीन और मेरे साथ हैं मेरे सीनियर साथी सलीम बुखारी। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में एक तब्दीली आई है। आज हमारे साथ हमारे एक मेहमान मौजूद है। माजरत, हमारे एक मेहमान मौजूद हैं, चौधरी सरवर, साबिक गवर्नर पंजाब, बरतानिया की पार्लियामेंट के 3 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट रहने वाले चौधरी सरवर अपनी सियासत छोड़ के, अपनी शहरियत छोड़ के, सब कुछ छोड़ के पाकिस्तान आए और पाकिस्तान में आके गवर्नर बने। उसके बाद कुछ अरसे बाद क्या वजह हुई ये तो ये बेहतर बता सकेंगे। इन्होंने अपनी पार्टी शिफ्ट की और ये तहरीक इंसाफ में चले गए। आज ये सारा कुछ मंजरनामा गुजर रहा है, हमारे सामने है। आज चौधरी साहब हमारे साथ हैं और हम चाहेंगे कि वो आज हमसे वो शेयर करें कि जब वो पाकिस्तान से गए 1976 में बरतानिया, उसके बाद ग्लासगो में उनकी तरक्की का सफ़र और उनकी कामयाबी का सफ़र, जिसमें वो 2 मरतबा पहले वहाँ पे उसकी ग्लासगो शहर की पार्लियामेंट के, आप उसे अपना कौंसिल कह लें, उसके मेंबर बने और उसके बाद 3 दफ़ा पार्लियामेंट के मेंबर। इससे पहले कि आप सवाल करें शुएब, मैं एक बात बताना चाहूँगा नाज़रीन आपसे। चौधरी साहब में एक खामी है बहुत बड़ी, झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर बोलते हैं तो चेहरा साथ नहीं देता, इसलिए कोशिश भी नहीं करते। तो जो कुछ भी आप इनकी ज़बान से सुनेंगे वो ऐसे यूं समझ लें कि वही एक कड़ा सच है। सर, ये खामी नहीं है, ये खूबी है जो वहाँ बाहर रहने वाले हर आदमी में। मैंने अपने माहौल के मुताबिक इसको खामी, मैं तो इसको यहाँ भी चाहता हूँ कि सब हो, मैं हम सब ऐसे हों। जनाब जी, पहले तो मैं आप दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ बताया और बुलाया, और लेकिन मैं मेज़बान भी हूँ क्योंकि आप दोनों मेरे भाई और पुराने दोस्त हैं। तो यहाँ तक 1976 से लेके 2013 तक का सफ़र है, ये लॉन्ग जर्नी था। और जितने भी लोग हम पाकिस्तान से बाहर के ममालिक में गए हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, किसी सरमायादार, जगीरदार या इंडस्ट्रियल के बेटे तो वहाँ नहीं जाते। हम लोग तो वहाँ रोज़गार की तलाश में वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर अल्लाह ताला की मेहरबानी से, वालिदैन की दुआओं से वहाँ पर सबसे पहला काम तो ये किया कि वहाँ पर बिज़नेस शुरू किया, और बिज़नेस में अल्लाह ताला ने बरकत डाली, बिज़नेस में बड़ी कामयाबी जो है मिली। उसके साथ साथ ही फिर मैं सियासत में आ गया। मैं चाहता था कि वहाँ पर जो बरतानिया की पार्लियामेंट है, वहाँ पर कोई मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं था, हाउस ऑफ कॉमन्स में या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। तो मेरी ख्वाहिश थी कि शायद अल्लाह करे कि ये जो पहला ओपनिंग है लॉक की, जो कि बहुत बड़ा लॉक लगा हुआ था मुसलमानों के लिए, अल्लाह ने मेरी मदद की और मुझे पहला मुसलमान 1997 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चौधरी साहब, मैं आपसे मेरी एक गुजारिश है, एक आम तासुर ये पाया जाता है कि वहाँ पर ब्रिटिश सोसाइटी में पाकिस्तानियों के खिलाफ बड़ी रेशिज्म है, बड़ी नफरत है। आपका अपना एक्सपीरियंस क्या है? लोग क्या कहते हैं, इसको छोड़ दें, अपना एक्सपीरियंस। मैं अर्ज़ करूँ जी, किसी भी पाकिस्तानी के लिए या किसी भी नॉन वाइट के लिए वहाँ की पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना, वहाँ के बिज़नेस चलाना, वहाँ किसी प्रोफेशन में जाना, यकीनी तौर पर अगर अंग्रेज़ से डबल टैलेंट नहीं होगा तो कामयाब नहीं होगा। हर मुआशरे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिमिनेशन, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो होते हैं। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर कोई जो है नॉन वाइट है तो वो -10 से शुरू करता है। ठीक, अगर वो नॉन वाइट भी है और मुस्लिम भी है तो वो फिर -20 से शुरू करता है। अगर कोई नॉन वाइट है, मुस्लिम भी है और साथ पाकिस्तानी भी है तो -30 से शुरू करते हैं। पाकिस्तानी के -10 अलग है, ये हमारे लिए अलग हैं, क्योंकि माशाल्लाह हमारी रेपुटेशन वहाँ पर जो हालात हैं, हम पाकिस्तान का इमेज या पाकिस्तान के लोगों का इमेज जो है बदकिस्मती से सही तरीके से पुट्रे जो है वो नहीं कर सके। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इसमें आप पाकिस्तानियों का टैलेंट कह लें, पाकिस्तानियों का जोशो खरोश कह लें कि माशाल्लाह अगर प्रोफेशन में चले जाएं, नेशनल हेल्थ सर्विस में एक दिन पाकिस्तानी डॉक्टर हड़ताल कर दें तो आधे अस्पताल वहाँ पर जो है मुश्किल का शिकार हो जाए। ठीक है, उसके बाद बिजनेस में अगर आप विड्रॉ कर लें तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ अपने लोगों को बल्कि हज़ारों लोगों को जो अंग्रेज़ हैं उनके लिए जॉब्स के मौके जो हैं वो पाकिस्तानियों ने फराहम किए हैं। अगर सियासत में आए हैं तो बरतानिया में जो पहला मुसलमान काउंसिलर बना वो पाकिस्तानी था,
जो पहला मुसलमान लॉर्ड मेयर बना वो पाकिस्तानी था, जो पहला मुसलमान हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बना जो कि अल्लाह ने मुझे एजाज़ दिया वो मुसलमान पाकिस्तानी था, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो पहला बना वो मुसलमान पाकिस्तानी था, जो यूरोपियन पार्लियामेंट का पहला बरतानिया से मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना वो भी पाकिस्तानी। तो मैं समझता हूं कि ये इतना बड़ा टैलेंट है इस कौम का कि ये अक्सर मैं ये सोचता हूं कि अगर हमारी कौम इस मुल्क से खाली हाथ जाके बगैर पैसों के अपने टैलेंट अपनी मेहनत के जरिए वहाँ बुलंदियों पर पहुँच सकते हैं, बिजनेस में, प्रोफेशन में, पॉलिटिक्स में, तो अगर वही मौके इनको पाकिस्तान में दस्तयाब हो जाएं तो ये मुल्क जो है मैं समझता हूँ दुनिया के कम से कम जो 10 तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें से एक हो। सर ये -30 वाली कौन है? देखें ये आप देखें ना पाकिस्तानियों के बारे में वहाँ पर जो रोज़ यहाँ पर मसाइल होते हैं, दूसरे इश्यूज होते हैं, उनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, टेररिज्म का कोई वाक़या होता है तो उस पे मेरा कहने से मुराद है उस -30 के बावजूद यहाँ तक जाना तो और इसके बाद एक मैं आपको बताऊंगा और बात के बहुत से लोग पाकिस्तान में ये समझते हैं कि मैं वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना हूँगा ताकि वहाँ पर पाकिस्तानियों की तादाद जो है वो ज़्यादा होगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ नाज़रीन को कि मेरे हलके में जो पाकिस्तानी थे वो तकरीबन 6000 टोटल 6000 वोटर थे और आपको पता है कि आधे लोग तो वोट देने नहीं जाते हैं। तो वो जो मैं जीता हूँ इलेक्शन वहाँ पर 3 इलेक्शन वो वाइट वोट से जीता हूँ। तो सब ये बताइए कि ये जो पाकिस्तानियों ने खुद भी वहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इंग्लैंड में ख़ास तौर से, चूँकि मेरी भी आधी से ज़्यादा फैमिली वहाँ है, मुझे उसका मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कुछ इनका अपना कंडक्ट भी तो वहाँ ऐसा है और कुछ ऐसी हरकत हैं उसका भी जिक्र ज़रूर होना चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊँ असल बात ये है, यही हम उस मुआशरे को समझाने की बात करते हैं कि अगर कोई अंग्रेज़ कोई जुर्म करता है तो वो अखबारों की हेडलाइन नहीं बनता। ठीक। अगर इक्का दुक्का पाकिस्तानी जो है वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व होता है, किसी कत्ल में इन्वॉल्व होता है, किसी भी जुर्म में तो उसकी जो पब्लिसिटी है वो इतनी आती है कि वो समझते हैं कि सारे पाकिस्तानी जो हैं इस तरह जैसे पूरी कौम, जैसे दहशतगर्दी का वाकया होता है, जब 7/7 का वाकया हुआ, 9/11 का वाकया हुआ, उसके बाद जो ग्लासगो एयरपोर्ट पे वाकया हुआ, तो उस बारे में जो मुसलमानों के बारे में हमारे बारे में नेगेटिविटी जो है वो शुरू हो जाती है। एक चीज़ पे और कमेंट ज़रा चाहिए आपको याद होगा एक दफ़ा राइट्स हुए थे ब्रैडफोर्ड में और बर्मिंघम में, थे कालों के प्रोजेक्शन ऐसे थी जैसे एशियंस ने मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े ये इंटरेस्टिंग बात है कि अगर इंडियन पकड़ा जाए ना किसी जुर्म में, हालांकि वो जुर्म कम करते हैं हमारी निस्बत, उनका सच्ची बात क्राइम रेट उनका हमारी निस्बत पाकिस्तानी की निस्बत बहुत कम है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं जेलों में जो उनकी जो जितनी ख्वातीन हैं मतलब उसका भी तनासब हमारी ख्वातीन उतनी हैं जितने उनके मर्द हैं। तो सो आप अंदाज़ा कर लें कि कितना कम क्राइम रेट वहाँ पर है। और उसकी वजह यह है, मैं आपको बताऊँ, और उसकी वजह यह है कि वो अपने उनके जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों की एजुकेशन पे तवज्जो देते हैं, वो अपना उनकी जो है उनकी को टोटल मॉनिटरिंग करते हैं, उनको हमारे जो बच्चे हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं एक हमारी कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो पाकिस्तान में भी है, वो दुनिया में भी है कि हम जितनी बात हक़ाइक़ से दूर कहेंगे, हम कहेंगे कि हम जी इंडिया को तबाह बर्बाद कर देंगे, हम 24 घंटों में कश्मीर झंडा लगा देंगे जी जाके लाल दिल्ली पे झंडा लगा देंगे, या ये कोई कहे कि जी हम पाकिस्तान जो है ये कर देगा, तो लोग खुश होते हैं, तालियां लगाते हैं, बल्ले बल्ले होती। अगर कोई उनको ये हक़ाइक़ बताए कि भाई नहीं हमारे लिए मुश्किलात हैं, उनका बजट हमसे बड़ा है, उनकी आबादी बड़ा है, उनकी तिजारत बाहर के मुल्कों से ज़्यादा है। देखें हमारे लिए डिफ़िकल्टी कश्मीर के इशू पे हमारा एक ही डिलेमा है ना कि इंडिया की तिजारत वो देखते हैं यूरोप के लोग जो हमारी तिजारत तो इंडिया से 10 गुना बड़ी है पाकिस्तान से, तो फिर वो अपनी तिजारत को अपने जो दूसरे मफादात हैं उनको ह्यूमन राइट्स पे तरजीह देते हैं, देनी नहीं चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि ये जो हमारे पेरेंट्स नाइट होती है, तो मैं जब पेरेंट नाइट्स पे जाता था या मैं वैसे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ के
स्कूलों के हेडमास्टर से मिलता था, हेडमिस्टर से मिलता था, तो वो मुझे एक सवाल करते थे कि पेरेंट नाइट पे अंग्रेज़ों के बच्चे, इंडियन के पेरेंट्स, अंग्रेज़ों के पेरेंट तकरीबन 100% आते हैं पेरेंट नाइट पे अपने बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो पेरेंट नाइट पे नहीं आते, अपने बच्चों की प्रोग्रेस का हर महीने देखने नहीं आते। तो आप कैसे बच्चे जो हैं तरक्की करेंगे? तो हमारा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेट था वो इंडिया के मुकाबले में तकरीबन हाफ था। अगर एवरेज लेट से कि क्वालिफिकेशन जो लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं या ओ लेवल ए लेवल करते हैं, अगर उनका 40% एवरेज है तो इंडियन 55% पे थे और पाकिस्तानी 30 और 25% पे थे। तो उसके बाद मैंने फिर हकायक लोगों को बताने शुरू किए, पब्लिक मीटिंग में कहना शुरू किया कि भाई देखो, इसको आप बुरा ना बनाएं, अपने बच्चों की तालीम जो है इस पे तवज्जो दें। उसके साथ साथ फिर ग्लासगो सिटी काउंसिल में दूसरे अदारों से कहा कि भाई देखें, सबसे डिप्राइव्ड बच्चे जो हैं वो पाकिस्तानी कम्युनिटी के हैं और बांग्लादेशी कम्युनिटी के हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इनके लिए ज़्यादा रिसोर्सेज दें ताकि दूसरे बच्चों के वो बराबर। लेकिन अगर आप उनको तकरीर में ये कहें कि आपके बच्चे ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पहले वो बुरा महसूस करते थे, लेकिन मैंने बॉदर नहीं की। लेकिन मैंने जो हमारे इश्यूज हैं जिनको हम अंडर द कारपेट कर दें, मिसाल के तौर एक और मिसाल देता हूं कि अगर ड्रग्स में किसी मिनिस्टर का बच्चा भी मर जाता है ज़्यादा ओवरडोज करके, तो वो उसको मीडिया पे आता है, अखबारों में जाता है, कम्युनिटी में जाता है, वो कहता है कि देखें मेरा बच्चा ओवरडोज की वजह से हो गया है, अब मैं अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहता हूं ताकि बाकी के बच्चे बच जाएं। तो हमारे 3-4 फैमिलीज को मैं खुद जानता हूं, मैं उनके घर गया, मैंने उनकी मिन्नत समाजत की कि देखें हमारे पाकिस्तानी बच्चे ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, बहुत प्रॉब्लम है, अगर आप आए आगे या बताएं कि हमारे बच्चों को ये हुआ है तो इससे बाकी हमारे बच्चे बच सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा उनके कान में जूं नहीं रहे। सब, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं वहाँ पे, उनके बच्चे जो हैं जिनको मैं जानता हूँ, कोई बैंक मैनेजर है, कोई इमिग्रेशन में है, सारे के सारे ग्रेजुएट नहीं बल्कि मास्टर क्वालिफिकेशंस के। इसका मतलब है चीज़ें तब्दील भी हो रही हैं। ये मैं वही कर रहा था कि जब हमने इस चीज़ को हाईलाइट किया, रिसोर्सेज जो हैं लोगों को दिए, तो उसके बाद यकीनी तौर पर क्वालिटेटिव फर्क पड़ा, बहुत ज्यादा फर्क। ये जिस माशरे की बात कर रहे हैं, हमने कहा कि हमारा वो था जिस वक्त के लोग मंगला से गए थे, वो जो मंगला डैम के जो मीरपुर के साथ लोग निकले हैं, वो तो मैं आज भी वहां पे जब गया हूं तो वो उसी स्टाइल में रहते हैं। शेख साहब, मैं जरा एक बात आपको और बता दूं, जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था ना, तो मैं बिजनेस कम्युनिटी से मेरा ताल्लुक था, तो मैं बिजनेस कम्युनिटी को मिलता था, तो मैं समझता था कि हर चीज़ हाँकी डोरी है, क्योंकि आप लोगों को उनको मिलते हैं जो वेलाफ है, आप गरीबों को नहीं मिलते। यहाँ की एलीट है, उस एलीट को पाकिस्तान के पता नहीं कि हकायक क्या है, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, लोग झोंपड़ियों में सो रहे हैं, लोग गंदा पानी पी के अस्पतालों में जा रहे हैं, 11 लाख बच्चे मर गए, उनको नहीं, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात मान। जब मैं पॉलिटिक्स में नहीं आया था तो मैं समझता था हर चीज़, लेकिन जब मैं पॉलिटिक्स में आया, जब मैं काउंसलर बना, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग, हमारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लोग जो काउंसिल के घरों में रह रहे हैं, उनकी मुश्किलात कितनी हैं, उनको जो उनके नेबर्स गोरे हैं वो कितना तंग करते हैं, कितना टेरराइज करते हैं। तो फिर बंदे को पता चलता है अगर आप लोअर लेवल ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। तो इसके बाद मैंने आपको बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में फिर जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, एक फ़ैसला किया कि मैं जिस मुल्क में भी जाता था, चाहे वो टर्की है, चाहे वो कुवैत है, चाहे वो सऊदी अरेबिया है, चाहे वो मोरक्को है, जिस मुल्क में भी डेलीगेशन लेके जाता था तो बाकी सारे काम कर लेते थे। मैं उनको कहता था यार जो सबसे पूरेस्ट एरिया है मुझे वहाँ लेके जाओ। तो मैं वहाँ गुर्बत का अंदाज़ा करता था कि उसमें क्या। और मैं आपको बताऊँ, मैं एक दफ़ा एक डिबेट हो रही थी, उसमें कालाबाग साहब के बेटे या मेरे ख्याल में थे, तो वो मैंने कहा कि भाई ये पाकिस्तान में तब्दीली कैसे आएगी कि पार्लियामेंट में जितने लोग बैठे हैं वो बीमार हो जाएं तो उनके बच्चों के लिए अस्पताल यूके चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, तालीम के लिए वो लोग बाहर चले जाते हैं, बिजली जाती है तो उनके घरों में जो है वो जनरेटर लग जाते हैं। तो इन लोगों को चाहिए कि कम से कम महीने में 1 या 2 दफ़ा ये किसी गरीब की झोंपड़ी में जाके रहें, जो वो रोटी खाता है वो रोटी खाएं, जो वो पानी पीता है पानी पिए, ताकि उनको इतने बड़े बड़े मच्छर काटें, ताकि उनको पता चले जिंदगी का मकसद क्या है। मैंने अपने बेटा मेरा इथियोपिया गया एक दफ़ा, तो मैंने उसको कहा बेटा एक पूरे घर में जाके तुमने रात वहाँ सोना है, वहाँ रहना है, वहाँ पानी पीना है, वहाँ खाना खाना।
यकीन करें जब वो वापस आया तो उसका मुंह सूजा हुआ था पूरा मच्छर की वजह से दूसरे। तो मैंने कहा कि मैंने सिर्फ आपको बताना ये फील करानी थी कि गुर्बत क्या इट मीन। मेरा ख्याल है शोएब इनको पाकिस्तान वापस अब ले आए की बात बहुत हो नहीं, गई। पाकिस्तान वापस आने से पहले इनकी वो जो आखिरी जिंदगी जो पाकिस्तान आने से पहले है ना, वो है जिसमें बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब दोनों के दोनों लंदन पहुंचे, जिसमें चौधरी साहब का उनसे बहुत इंटरेक्शन रहा। इस बारे में चौधरी साहब जरूर पूछेंगे, लेकिन नाज़रीन पहले एक मुख्तसर, ये जब बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान से 98 में जब नवाज शरीफ साहब ने उनके खिलाफ मुकदमात थे सारे थे, और बल्कि एक बड़ा मशहूर केस हुआ कि मलक क़य्यूम साहब से कहा गया, सिफारिश की गई या फरमाइश की गई बेनज़ीर को सज़ा दें तो वो पाकिस्तान चले गई। उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब को 2-3 साल बाद खुद भी देश से निकलना पड़ा। तो ये सब जब इकट्ठे हो गए आपके पास वहाँ पे लंदन में, बरतानिया में, तो कहते कि आपका इनसे बहुत ज़्यादा रब्ता रहा है उस दौर में। देखें जी, बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब पहली दफ़ा एग्ज़ाइल में गई हैं, मेरे 86 गालबन था जब उनको कानों में जी तकलीफ़ थी। तो मैं चूँकि पीपल्स पार्टी से मेरा भुट्टो साहब की आइडियालॉजी को मैं पसंद करता था और काफ़ी मैं उनका सपोर्टर था, और ख़ासकर भुट्टो की जान बचाने के लिए भी हमने वहाँ पर सेव जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैंपेन वहाँ पर शुरू की थी। और मेरा ख्याल है कि वही लॉर्ड्स के लोगों ने अपीलें की थी, और उसमें जो मेरा ताल्लुक भी जो ज्वाइन किया है मैंने लेबर पार्टी को, तो वो ताल्लुक उसी कैंपेन के दौरान मेरा उनके साथ बना था कि ज़्यादा लोग जो हैं सपोर्ट पे आए थे। तो बेनज़ीर भुट्टो साहब का जो पहला जलसा हुआ था यूरोप में, वो ग्लासगो में मैंने करवाया था, जो जिसमें हॉल और बाहर लोग जो हैं बड़े हुए थे। तो एक बड़ा अच्छा मेरा उनके साथ ताल्लुक था, रिश्ता था, और मैं समझता हूँ कि शी वॉज ए ग्रेट लीडर और शी गिव हर लाइफ फॉर दी डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को मैं जानता था, लेकिन इतना ज़्यादा मेरी नहीं थी वाकफियत। जब मैं वहाँ से यहाँ आता था तो चूँकि वो प्राइम मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ यहाँ पर चीफ मिनिस्टर था, तो उनसे कभी कभी मेरी मुलाकात हो जाती थी। तो इनकी जब ये गए हैं सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से फिर यूके आए हैं, तो इनसे भी मेरा काफ़ी फिर जो ताल्लुक वास्ता था वो था। शहबाज शरीफ साहब के साथ अक्सर वहाँ पर मुलाकातें होती थी, पॉलिटिक्स पर डिस्कशन जो है होती थी। तो उस ज़माने से मेरे इन दोनों फैमिलीज़ के साथ बहुत, जैसे मैंने कहा था, मेरे ख्याल से उनको पाकिस्तान लेना पड़ेगा क्योंकि आप जब यहाँ तशरीफ लाए थे, अगर आपको याद हो, तो मैं पहले जर्नलिस्ट था जिसने आपको फ्लैटिस में इंटरव्यू किया था। वो एक जो गुफ्तगू आपसे हुई थी, उसके नतीजे में मैंने ये अखज़ किया कि आप एक नया मॉरल यानी रोड मैप लेके आए हैं कि सियासत जो है वो किन बुनियादों पर करनी चाहिए। आप एक इंडिविजुअल थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट था आपके दिमाग में कि मैं ऐसी सियासत करूँगा। यहाँ आके आपने ज्वाइन की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उसके आप गवर्नर बने। मुझे गवर्नर हाउस में भी याद है अच्छी तरह से कि पीने का पानी आपकी छेड़ थी, बच्चों के कैदे, आपको बहुत तकलीफ होती थी कि लोगों के पास पढ़ने के लिए कैदे नहीं। क्या हुआ फिर? देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि मेरा एक सोच थी 2007 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ग्लासगो में तशरीफ़ लाई, तो उन्होंने मुझे आधा घंटा कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं पाकिस्तान की सियासत में आऊँ और पीपल्स पार्टी की सियासत करूँ और यहाँ पर इलेक्शन लड़ूँ। और शी वॉज़ वेरी श्रूड लेडी। उसने मुझे कहा कि मुझे ये भी इल्म है कि आपके तल्कात जितने मेरे साथ हैं उतने ही मियाँ बरादरान से भी हैं, इसलिए मेरा दिल कहता है कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे तो मियाँ बरादरान आपके ख़िलाफ़ कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। तो इसलिए आप आ जाएँ। मैं चाहती हूँ पंजाब लेना है, आप पंजाब ले लें, लेकिन उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं फॉरेन मिनिस्टर बनूं, ताकि वो कहती कि आप अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डाल के बात करें। लेकिन यकीन करें बुखारी साहब, मैं उस वक़्त इतना पुरअज़्म था कि मैंने ज़िंदगी में हर काम कर लेना है, पाकिस्तान की सियासत में नहीं जाना। ठीक, तो मैंने कहा बीबी मेरे हल्के में 5,000, मैंने कहा हो जो मर्जी आप हुक्म करें। बल्कि मैंने ये कहा, बल्कि कुछ लोगों ने इस पर नाराज़गी का भी इजहार किया, तो मैंने बीबी को कहा कि बीबी 5,000 पाकिस्तानी मेरे हल्के में हैं, दे हैव मेड माई लाइफ मिजरेबल। सबसे डिमांडिंग अगर कोई कम्युनिटी है यूरोप में तो वो पाकिस्तान। यकीनी तौर पर अगर अंग्रेज से डबल टैलेंट नहीं होगा
तो कामयाब नहीं होगा। इनका 4 काम कर दो, 5वां नहीं किया तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो। ठीक बात है। ठीक है, मैंने कहा मैंने ये जो है ना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं करनी। लेकिन जब वहाँ पर मियाँ बरादरन आए और उसके बाद मेरा एक सोच थी कि एक तो जो गैप था बरतानिया में, मैं समझता था कि जो मैं हासिल करना चाहता था बरतानिया की पॉलिटिक्स में मैंने अचीव कर लिया है। बेटा मेरा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, 8 मुसलमान पाकिस्तानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। तो मैंने कहा कि अब मामलात जो हैं इस डगर पे हैं कि अब इंशाल्लाह इससे आगे तरक्की करते जाएंगे। दूसरा ये भी हुआ कि मैं डेविड मिलीबांड का सपोर्टर था, वो लीडर नहीं बना, तो मेरा ख्याल था कि अगला इलेक्शन लेबर पार्टी वहाँ नहीं जीतेगी। तो अब मैं अपना जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है, मैं वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट काउंसलर रहा 2 दफ़ा, 3 दफ़ा मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा। जो सबसे ज़्यादा मैंने लर्न किया जब मैं स्कॉटिश अफेयर सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन बना, हम कंडक्ट इंक्वायरी करते थे ऑन बड़े बड़े इश्यूज़ पे, बैंकिंग क्राइसिस हो, पावर्टी हो, वुमेन इश्यूज़ हों, फ्यूचर एनर्जी नीड्स हों, तो उससे वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस मैंने गेन किया। तो मेरा दिल ये कहता था कि अगर पाकिस्तान में मैं अपना एक्सपीरियंस जो है यूटिलाइज़ करूं, तो अगर वहाँ पर हम अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत बना लें तो हम वहाँ पर मुल्क में एक इनकलाब जो है मगर क्या हुआ चाहिए साहब, हम हेल्थ को बेहतर करेंगे, एजुकेशन को बेहतर करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे। हुआ गलती है, मैं आपको बता रहा हूँ, हुआ ये कि आप मुझे नाइव कह लें या आप मुझे गलत फैसला कह लें। आपके वापस आते ही आपको गवर्नर बनाया और गवर्नर हाउस से सारे इख्तियार छीन लिए। नहीं, पहले भी नहीं थे। देखो ये बाकी जो बचे कुछ है तो वो भी छीन लिए। मेरी सच्ची बात है। अगर देखें मैं सच्ची बात करने का आदी हूँ। मेरा अपना ये ख्याल था कि चूंकि शहबाज से मेरे तल्कात बहुत क्लोज थे, ठीक है, मैं समझता था कि मुझे ये पता था कि सेरेमोनियल रोल है इस ओहदे पे और इस ओहदे से मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल था कि कुछ स्पेस मुझे मिल जाएगी, शहबाज साहब देंगे और हम मिल के पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे, इनको डीपोलिटिसाइज करेंगे, पीने का साफ पानी जो है वो लोगों को देंगे, तालीम के लिए जो आपके डेविड कैमरन के साथ जो मंसूबे थे और गॉर्डन ब्राउन के साथ बहुत मंसूबे थे। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मुझे गॉर्डन ब्राउन ने कहा अगर आज मैं रिवर्स क्लॉक कर दूं, उसने कहा गवर्नरी ना लो, एजुकेशन पे फुल टाइम अपना फोकस कर दो। अगर मैंने एजुकेशन पे फोकस किया होता तो इस मुल्क को भी फायदा पहुंचता। आज देखें जितनी मर्जी लगा लें ये कि मैंने ये कर दिया, पीपल्स पार्टी का मैंने ये कर दिया, या हम केपी में कहें कि हमने ये कर दिया। हकीकत ये है कि लिटरेसी रेट जो है वो केपीके में जितना 2013 में था आज भी उतना है, जो है अपना पंजाब उसमें कम हुआ है, 1% कम हुआ है, और सिंध में 5% कम हुआ। जो इतने सारे, और हालांकि जो बात मैंने अंग्रेज़ को, जो बात मैंने यूनाइटेड नेशंस को कन्विंस की, मैंने उनसे ये कहा कि टोटल दुनिया में 55 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल, और आउट ऑफ दैट 25 मिलियन चिल्ड्रन आर आउट ऑफ स्कूल इन पाकिस्तान। तो मैंने कहा कि 40% से ज़्यादा बच्चे जो स्कूलों में नहीं जाते उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसीलिए आपको चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशन का एजुकेशन बजट है उसका 40% पाकिस्तान को मिलना चाहिए, ताकि हम उन बच्चों को 5-4 साल में हम जो है वो स्कूलों में ले जाएं। साहब, इंडिया की आबादी 1.25 अरब है और उनके यहाँ हमसे बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, इसका मतलब उनके यहाँ तालीम का निज़ाम हमसे बेहतर है। यार आप किसी की बात करते हैं श्रीलंका, मैं वहां पर 99%, वो तो छोटा सा मुल्क है ना इंडिया के अंदर जहां लोग आज भी पैदा फुटपाथ पे होते हैं। मैं कहता हूं आप देख लें, मैं आपको जो फिगर्स दे रहा हूं कि जो 55 मिलियन में से 250 मिलियन बच्चा जो है, सॉरी 25 मिलियन बच्चा पाकिस्तान में जो स्कूलों में नहीं जाता। इंडिया में तो बहुत सरप्राइजिंग बात है ना। तो इसलिए कि हमने एजुकेशन पे तवज्जो नहीं दी, जो बच्चे स्कूलों में होना चाहिए, लोगों के घरों में मेहनत मजदूरी करें, जो उस मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। ठीक बात है, वो जिस मुल्क में 40% बच्चे स्कूल ही ना जाते हों, और फिर उसकी मजे की बात यह है कि जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं जब तक वो मैट्रिक तक जाते हैं 2/3 बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। सही बात है। तो ये एक चैलेंज था जो मुझे लेना था। मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा, नहीं मेरी बात नहीं मेरी सुने, मुझे मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, शहबाज ने कहा कि गवर्नरी का ओहदा ना ले। पहले कह दिया, जब मैं पहले यहाँ पर आया तो बड़े मियाँ साहब ने
ऑफर्ड मी, मैंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, मैंने जहन बना लिया। उसके बाद फिर चूँकि अखबारों में आ गया, नेगेटिव शुरू हो गया, पॉजिटिव शुरू हुआ, तो फिर मैं ये सोच के कि फिर ये अब अच्छा नहीं लगता, ये ओहदा छोड़ के मैं लूँ, वो बिगनिंग जो है हमारी वो ठीक नहीं हुई। अच्छा, अब ये सेरेमोनियल रोल था, ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव की मर्जी है कि अपना कोई इख्तियार मुझे दे दे या ना दे दे, मैं इस पर उसको कसूरवार ठहराऊँ। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, ये मैं बिल्कुल ऑल ऑनेस्टी कहता हूँ कि आप देखें क्वालिफिकेशन जो है बच्चों की लिटरेसी रेट बेहतर नहीं हुआ है। पीने का साफ पानी मैंने शुरू किया, मैंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया, मैंने देखा कि लोग बच्चों को पानी नहीं मिलता, तो गवर्नमेंट ने उसी वक्त साफ पानी प्रोजेक्ट शुरू किया। लेकिन आप देख लें कि मैंने 100 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए। अगर आप उन फिल्ट्रेशन प्लांट को जाके देख लें जो मैंने 10 लाख में लगाए हैं और 10 लाख मैंने बाहर से ग्रांट ली, अब तो 1 करोड़ 20 लाख में तो अब जो है 1 करोड़ 30 लाख में वो प्लांट एक प्लांट लगा 116 तो लगे। मैं ये समझता हूं कि अगर इन इश्यूज पे मेरा ख्याल था, मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि फलां के पास जाएं, फलां करें, ये ओहदे वगैरह मुझे कोई अटेक्शन नहीं करते। तो मैं तो ये अगर मुझे यही कहते कि यार ये तू पीने का साफ पानी सारा जड़ा है इनू तू लै ला, तो मैं अपने बिल्कुल टंके की चोट कह सकता कि मैं पीने का पानी 5 साल पूरे पाकिस्तान कहते हैं कि लेकिन ये अगर मुझे ये कहे कि मैं 10 डिपार्टमेंट चला सकता हूं, मैं नहीं चला सकता। लेकिन मुझे अगर 1 चैलेंज देंगे, 2 चैलेंज देंगे, तो मैं फेल नहीं होता। जो सब कहते हैं आपकी तस्वीर माल रोड पे बहुत ज्यादा लग गई थी, उस पे किसी को बुरा लगा था शायद। मैं आपको एक और बात बताऊं, शायद बहुत से लोगों के नोटिस, बहुत लोगों ने कहा है नहीं, मैं आपको बताता हूं कि जब मैं गवर्नर बना तो पहला काम मैंने ये किया कि ये चिड़ियाघर नहीं है, यहाँ से जितनी दीवारों पे तस्वीरें हैं, चाहे वो मेरी हैं, चाहे वो अपनी हुकूमत की किसी की हैं, पहली तो बात है दीवार पे कोई तस्वीर किसी की भी नहीं लगनी चाहिए। और मैं 1.5 साल गवर्नर रहा हूँ, जब प्राइम मिनिस्टर गवर्नर हाउस भी आए हैं या बाहर का कोई बड़ा लीडर भी आया है, तो उसके दीवार पे तस्वीर में दीवार नहीं सर, वो बाहर के बाहर के खंभों पे लोगों ने, जब मैं गवर्नर बना, वेलकम की तस्वीरें लगाई। मैंने तीसरे दिन जो हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर हैं उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मेरी तस्वीर हर जगह से उतार दो, आइंदा मेरी तस्वीर किसी जगह पे नहीं लगेगी, क्योंकि मुझे तस्वीरों का ऑनेस्टली शौक नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि डिलीवरी करने, आई वॉन्ट टू सर्व द पीपल। फिर ऐसी क्या नाराजगी? लेकिन मैं आपको बताता हूँ 2 प्रोजेक्ट हैं। एक चीफ मिनिस्टर पंजाब परवेज़ अलाई साहब, जिसने मेरी तजवीज़ को माना, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका क्रेडिट उनको जाता है। ये सोच है कि मैं तजवीज़ दूंगा, देखें वो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो कहते कि यार तजवीज़ आपकी ले ली, मैंने बिन में डाल दी, मैंने तो और भी बहुत डबल, ठीक है, तो उसका क्रेडिट आज भी लोग परवेज़ अलाई को देते हैं। लेकिन मैंने उनको दिया मशवरा, उसके बाद मैंने वहां पर स्कॉटलैंड में उनकी सारी ट्रेनिंग, स्टाफ की रिजवान सारा वहां से करवाया, आज वो अदारा सक्सेसफुल चल रहा। तो एक मेहरबानी सक्सेसफुल है कि हुकूमत को ऑन करना पड़ा उसे, ठीक है। अच्छा, एक सर अब तो चंदा से चल रहा है। एक मेहरबानी इन्होंने की, जो मेरी बात मानी, जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन बना है, वो भी मुझे जो लोगों की फीडबैक है उसका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ है। बाहर की कम्युनिटी में लोगों को कुछ ना कुछ, 100% तो मैं नहीं कहता, कुछ ना कुछ लोगों को रिलीफ हुआ है, जिनकी जमीनों पे, घरों पे कब्जे जो। तो ब्रेकिंग, तो अगर मेरी बातें और भी मान लेते तो शायद ये जुदाई क्यों हुई? वही मैं अर्ज करता हूं कि देखें, हर बंदे का अपना एक ज़हन है कि कई बातें हैं। मैं आपको एक और आज बात बताई दूं, पहले कभी नहीं बताई। जब मैंने गवर्नरशिप से रिज़ाइन करने का फ़ैसला 6 महीने बाद कर लिया। ये तो राना सनाउल्लाह साहब की मेहरबानी कि मैंने उससे मशवरा कर लिया गलती से, तो उसने मुझे कहा कि नहीं चौधरी साहब 1 साल तक कटो, 6 महीने तो अच्छा ही नहीं लगता कि बंदा चला गया। ठीक है। तो 1 साल के बाद मेरा ये ख्याल था कि मैं कोई ऐसा, और मियाँ साहब तैयार थे, मियाँ नवाज शरीफ के जो भी महकमा आप चाहते हैं सेंटर में, उनको भी पता था मैं अनकंफर्टेबल हूँ। तो हमारा ये ख्याल था कि मरकज़ में कोई ऐसी जो एक चैलेंज है ना, मुझे बिजली का चैलेंज दे देते तो आज ये बिजली में लोड शेडिंग ना होती। मुझे अपने आप पे बिलीव है, ठीक, मैं बिलीव करता हूँ कि जिस काम को अल्लाह की मेहरबानी से मैंने हाथ डाला है, मैं उसको पाया तकमील तक पहुँचा दे दूँ। लेकिन वो कोई रास्ते में कोई ऐसी गलतफहमियाँ कह लें या जो ऐसे हालात बन गए कि फिर मैंने सोचा कि अब मेरा ख्याल है कि गलतफहमियाँ थी, मेरा जाना ही बेहतर है। दूसरा ये मैं आपको बताऊं,
इंसाफ मेरी लाइफ में सबसे प्राइम हैसियत रखता है। ठीक। खुदा की कसम, मैं आपको ये बिल्कुल, रोज़े का महीना मेरा रोज़ा है, मैं सिर्फ मुझे एक थी बात कि अगर यहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, औरतों रेप होती हैं, दर बदर ठोकरें खाते हैं, लोगों के कत्ल होते हैं, दर बदर ठोकरें खाते हैं, बच्चों को अब्यूज़ किया जाता है, आपने देखा है, ठीक बात है। हैं, यहाँ देखा है, रहीम यार खां में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, कोई उनको सज़ा नहीं मिलती है। तो मैं अपने दिल में ये सोचता था कि अगरचे मैं बाख्तियार नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों को जिनको इंसाफ नहीं मिलता, तो कल को अगर मेरा अकाउंटेबिलिटी होगी अल्लाह के सामने, तो मैं क्या कहूँगा कि मैं 80 एकड़ के महल में बैठा था, औरतों पे जुल्म हो रहा था, बच्चे अब्यूज़ हो रहे थे, इंसाफ मिल नहीं रहा था, तो मैं किस शौक से वहाँ पे बैठा था। पर एक मेरा ज़हन था, यही चीज़ मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब जो है वो करती थी। तो मैंने नहीं, लेकिन एक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। आप समझते हैं कि हमारा कोई लड़ाई झगड़ा है, कहने से मुराद है कि आपके नेचर में नहीं है। उनको छोड़ा तो बिल्कुल 180 डिग्री पे उनकी उस मुखालिफ जमात को देखे ना आप, कि वो एक बड़ा अजीब सा लग रहा है कि आप बिल्कुल अपोजिट जमात में गए। बस अपने यार, पुराने लव में भी नहीं गए कि आप पीयूष पार्टी चले जाते हैं। नहीं, देखे मैं आपको बताऊं, मेरे नज़दीक जो है ना इंसान की ज़िंदगी, इट्स अबाउट कंट्रीब्यूशन, कि व्हाट यू डू फॉर द अदर पीपल। देखे ना, मैं बरतानिया में था, मुझे मेरी कोई फैमिली भी नहीं, एक बहन इधर रहती है, उसको भी यूके आ जाती है, ठीक है, भांजे भी आए हुए हैं, कोई फैमिली मेरा, कोई रिश्तेदार जो है ब्लड रिश्तेदार यहाँ नहीं है। तो मैं तो इन लोगों की मोहब्बत में इस मुल्क में छोड़ के आया सब। मेरे यकीन माने, मैं जब वापस आता हूँ तो मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, अब वो मैसेज आते हैं कि अब्बू वी मिस यू, आप चले गए, ईद तो हमारे साथ करके जाते। ये आसान नहीं है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल फैसला है। लेकिन मैं चूंकि इस मुल्क के बच्चों को भी अपने बच्चे समझता हूँ, इस मुल्क की बेटियों को अपनी बेटी समझता हूँ, इस मुल्क में मैं कोई कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो मैंने देखें 2 लाख लोगों का मैं अपने 2 अस्पतालों में इलाज करता हूँ हर साल। जाके चेक कर लें, रिजाना में जाएं, चीचावतनी में जाएं, हमारा अस्पताल लाहौर में जो आप फैसिलिटी देते हैं, अल्लाह के फजल करम से हम वो अस्पतालों में दे रहे हैं। 100 से ज़्यादा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा रहे हैं। और एक सबसे बड़ी एक ही अच्छी बात हुई है मेरे आने से यहाँ, कि मेरी बीवी से झगड़ा ख़त्म हो गया। पहले वहाँ हर वक्त लड़ाई, टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते, टाइम नहीं देते। अब नहीं, टाइम नहीं है, अब वो बिजी होगी। उसने शुरू कर दिया ये काम चैरिटी का, हुनरगाह का, तो 100 सेंटर उसने सिंगल हैंडेड पंजाब में और आज़ाद कश्मीर में 100 सेंटर उसने खोला है। यहाँ पर बच्चियों को, औरतों को, बहनों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाया जाता है, किसी खुद अपनी। सर हमें अभी गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक मुख्तसर ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन अब चलते हैं, सवाल वही चॉइस साहब कि आपने मुस्लिम लीग नून को छोड़ के उनके एक ऐसे मुखालिफ के पास जाने का फैसला किया जो बिल्कुल 180 डिग्री का टर्न है, मतलब कि 2 हाथ ऐसे रखे जाएं तो इतना फर्क आता है। तरीके साहब, इमरान खान साहब की जमात जो कि बिल्कुल उनके पहली बात तो यह है कि सियासत में एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते। मैं पाकिस्तान में एक ऐसी सियासत देखना चाहता हूँ कि जिसमें जो हमारे सियासी मुखालिफ हैं उनको दुश्मन ना समझा जाए। इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स जो है हमारे मुल्क में आनी चाहिए, और उसके लिए ही मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ। देखिए, मेरी अपनी लाइफ में मैंने कंपेन्स की हैं, मैंने वुमेन राइट्स के लिए कंपेन की हैं, मैंने यूथ राइट्स के लिए कंपेन की हैं, मैंने जो है दुनिया में जो गरीब मुल्क है उनके ज़्यादा से ज़्यादा डिफर्ड को पैसे देने चाहिए, उनके कर्ज़े माफ़ करने चाहिए। तो ये सारी कंपेन्स हैं। एजुकेशन होनी चाहिए, लोगों को पीने का साफ़ पानी मिलना चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस मुल्क का जो एलीट है ना, उसका तो लालच ख़त्म नहीं होता। उसके पास एक कोठी है, कहता है मुझे 2 चाहिए, 2 है 3 चाहिए, एक बंगला है कहते हैं 2 चाहिए, एक फैक्ट्री है कहते हैं 4 चाहिए, 8 चाहिए। यहाँ हमारी यहाँ इक़्तिदार हम रखें, लेकिन यहाँ पैसा चूंकि महफूज नहीं है, उसको स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में रखें, बच्चे बाहर पढ़ाएं, बच्चों को बाहर सेटल करें। तो ये तो एक उनकी ख्वाहिश। लेकिन जो आम गरीब आदमी है उसकी क्या ख्वाहिशात हैं? एक 4 दीवारी के अंदर एक छोटा सा घर हो, बच्चे उनके तालीम हासिल कर सकें, जब उनको तालीम हो जाए तो उनको जॉब मिल जाए। तो ये उनकी मामूली सी ख्वाहिशात हैं जिसको रियासत जो है पूरा करने में, जो रियासत की जिम्मेदारी है, करना चाहिए ये सब। तो मेरा अपना ये ख्याल था
कि देखें पीपल्स पार्टी भी आजमाई जा चुकी थी, तो अपना दूसरे भी आजमाए जा चुके हैं, नून वाले भी, उनको ही मौका मिला है। तो तहरीक इंसाफ एक तब्दीली के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो मैंने सोचा कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये बड़ा शौक़ था कि मुझे वक्त मौका मिले कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, जिस तरीके से यूरोप में पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं, उस मॉडल पे लेके आऊँ। क्योंकि वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है या पार्टी का लीडर है, वो एक काउंसलर को टिकट नहीं दे सकता। एमएनए एमपीए तो बहुत दूर की बात है। वहाँ के जो मेंबरशिप होती है वो फैसला करती है उस हल्के की कि हमारा काउंसलर कौन होगा, हमारा एमपी कौन होगा। बल्कि अगर लीडरशिप आपके मुखालिफ होती है, मैं रेबल एमपी था, रेबल कहते थे मुझे, तो वो और खुश होते हैं कि हमारा यार जो एमपी है वो लीडर के सामने खड़ा होता है, बोलता है। और मैं यकीन करें कि जिस दिन मैंने इराक वार के खिलाफ जो है वोट दिया, पार्लियामेंट में मैंने तकरीर की, तो मैं जब सैटरडे को सर्जरी थी मेरी, तो वहां पर लोगों के क्यू लगे हुए थे और उनमें ज्यादातर लोग जो हैं चर्च के लोग थे। उन्होंने कहा कि मोहम्मद वी आर प्राउड ऑफ यू कि आप हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपने अपने प्राइम मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बनाया है, आपने उसके खिलाफ वोट वैल्यू सिस्टम तो वैल्यूज हैं वहाँ पे। तो मेरा ख्याल था कि वो वैल्यूज हम पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ बनाएं। अगर हम, क्योंकि मेरी ये ख्वाहिश है आज भी, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरियत जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, मैं इसको जमहूरियत नहीं मानता। मेरी प्लीज, ये जमहूरियत नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है। जिस मुल्क में चेयरमैन बनने के लिए 1 करोड़ रुपया बंदा पैसे खर्च करके लोगों के वोट खरीद के चेयरमैन बने, लोगों को 5 करोड़ लेके लगा के एमपीए बने, 10 करोड़ रुपया लगा के एमएनए बने, ये कोई जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत वो है जिसमें एक गरीब का बेटा, एक सहाफ़ी का बेटा, एक किसान का बेटा, एक किसी लेक्चरर का बेटा, एक रेडी वाले का बेटा या बेटी अपनी मेहनत की बुनियाद पर, अपनी काबिलियत की बुनियाद पर इस मुल्क के अदारों के मेंबर बन सकें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकें। देखें बरतानिया की जो पार्लियामेंट है, बरतानिया की जो पार्लियामेंट है, आज भी वहाँ पर देख लें 80% लोग जो हैं वहाँ पर प्रोफेशनल्स हैं। बिजनेस कम्युनिटी के लोग जो हैं 10% भी नहीं है। जब मैं वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, तो आई वॉज वेरी शॉक्ड, और मुझे भी सारे जो हैं एमपी ये कह रहे थे, मोहम्मद वी डिडंट नो यू आर ए रिच मैन। तो वहाँ पर लिखा हुआ था मोहम्मद सरवर इज 4th रिचेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है जी। और जो सबसे रिचेस्ट एमपी था उसके असासे जो हैं वो मेरा ख्याल 40 मिलियन या 35 मिलियन पाउंड के थे। वो भी इसलिए थे कि डेविड कामरान के सेंसबरी के रिश्तेदारों से उसकी शादी हुई थी, तो उनकी वजह से थे। और मेरे उस वक़्त मेरा ख्याल है कि जो टोटल वर्थ थी उस वक़्त 15 या क्या नाम है मिलियन डॉलर की थी, जो यहाँ का 1.5 अरब रुपया बनता है। तो यहाँ तो 1.5 अरब रुपया तो और मैं वो एमपी था जिसने 5 लाख का घर लिया 98 में या 99 में, तो 1 लाख पाउंड मैंने अपनी जेब से डाला और 4 लाख पाउंड कर्जा लिया था। यहाँ क्या जो आम बंदा है वहां पर जाएं, अगर आए आप, मैं आपको दिखाऊं इन लोगों के घर जो हैं 5-5 मिलियन के, 6-6 मिलियन पाउंड के, एजवेयर रोड पे चले जाएं, जहां चले जाएं। पाकिस्तानियों ने तो लंदन में जायदाद महंगी कर दी है, कोई पूछने वाला। वैसे हमें तो पता भी नहीं किस किसका घर है सर वहां पे, सभी के कोई सभी के। ਚਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਮੈਂ ਲਿਆ ਸਕਣਾ, ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਬਗੈਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਅੱਜ भी स्टेटस मौजूद है वही? देखिए मैं आपको बताऊं, एक हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर गार्डन रोम्स में, $500 मिलियन उसने अनाउंस किया, और साथ ही उसने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान जितना बजट एजुकेशन पे अपना बढ़ाएगी उतना मैं उतना मुझे याद है उसको मैच करेंगे। अब वो ये कोई मैं तो बात नहीं कर रहा हूँ, रिकॉर्ड की बात है, रिकॉर्ड की बात है। 5 अरब दो, 5 अरब ले। उसके बाद आप देख लें कि पानी है, पानी पे इंटरनेशनल कम्युनिटी इतना पैसा दिया है, फिल्ट्रेशन प्लांट बंद पड़े हैं, कोई इंक्वायरी नहीं है कि भाई अरबों रुपया लगा दिया है फिल्ट्रेशन प्लांट पे, सिंध में, पंजाब में, मरकज़ में। यहाँ देखें एक आदमी किसी को कत्ल करता है तो उस पर आप कहते हैं 302 लगाते हैं हम, ये कत्ल। तो जो गंदा पानी के प्लांट जाली लगा रहे हैं या जिन्होंने प्लांट लगा के बंद पड़े हैं, तो वो तो लाखों लोगों को कत्ल कर रहे हैं। तो मैं तो इस चीज़ के हक में हूं कि इन लोगों को सजाएं सख्त मिलनी चाहिए कि जो पानी में भी बददियानती कर रहे हैं, लोगों को पीने का साफ पानी जो है वो नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये हुकूमत कर सकती है। और मैं आपको एक और बात बताऊं,
आप अंदाज़ा करेंगे कि जो सिर्फ डिफिड का फंड है बरतानिया में 12 बिलियन पाउंड है। जो फंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए यूरोपियन यूनियन का है 40 बिलियन यूरो है। अगर उनको सिर्फ ये एतमाद हो कि हमारा पैसा जो है सही खर्च होगा, वैल्यू फॉर मनी होगा, तो यहाँ हम पानी का मसला भी इंटरनेशनल एड से हल कर सकते हैं, हम एजुकेशन का मसला इंटरनेशनल एड से हल कर सकते हैं, हमारे टीबी के लिए हर चीज़ वहाँ पर फ्री है। इतना पैसा पड़ा है कि उनको पैसा पूरा साल का बजट खर्च नहीं होता। सब इमरान खान बड़े पुरज़म है कि अगली हुकूमत उनकी है, तरीके इंसाफ की है। उस सूरत में अगर आप लोग इक़्तिदार में आते हैं तो ये मंसूबे और ये चीज़ें आपको कहाँ नज़र आ रही हैं? आप क्या इन चीज़ों पर डिलीवर कर सकेंगे? हम अगर इक़्तिदार में आएंगे तो यकीनी तौर पर हम जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो भी एड हम ले सकते हैं वो लेंगे और उसको यकीनी बनाएंगे कि उसका इस्तेमाल जो है वो सही हो, उसमें करप्शन ना हो, एक पैनी भी ज़ाय ना हो। देखें, वहाँ पर एक बड़ा इशू है यूरोपियन ममालिक में। वो कहते हैं कि अरबों जो डॉलर हम देते हैं टैक्स पेयर्स मनी है और आप लोग मुल्कों को दे देते हैं, वहाँ पर जो पैसे हैं सही इस्तेमाल नहीं होते हैं, तो वहाँ पर इसके खिलाफ भी एक मूवमेंट है। तो लेकिन आप देख लें कि डिफिड का, आप देख लें जो एजुकेशन का है, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है कि कितना डिफिड का पैसा पंजाब में ज़ाय हुआ है, कितना डिफिड का पैसा सिंध में ज़ाय हुआ है। नहीं सर, हमने लैपटॉप दे दिए। लैपटॉप से एजुकेशन नहीं आती। नहीं तो हम तो दे रहे हैं, इसीलिए। ये तो मतलब चौधरी साहब मरना जी ने पाकिस्तानी चाहे जी, ये तो गल पक्की। तो जी खबर चल रही है कि तुसी किथे देखो मैं अर्ज करा जी ए पाकिस्तान जी नाराज हो गए हो वापस पाकिस्तान। देखो मैं अर्ज करा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ते मैं कोई भी लीडर है, कोई भी पोलिटिकल पार्टी है, जेड़ा बंदा अपनी सोच रखता वो 100% किसी नाल जमहूरियत में तो आप आपस में इत्तेफाक राय है। मेरे ख्याल पार्टी के ऑर्गेनाइज करने में, उसकी लेयर्स बनाने में, उसके स्ट्रक्चर बनाने में मेरी अपनी सोच है, किसी और की और सोच होगी, किसी की और सोच होगी। तो इससे तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं पार्टी नहीं, इसका मतलब इमरान खान साहब से आपके खुदा न खास्ता कोई इख्तिलाफ? कोई मेरा इख्तिलाफ नहीं है इमरान खान साहब से। लोग वैसे ही अफवाहें उड़ाते हैं। कल मैं मिल रहा हूँ उनसे, कल मेरी मीटिंग है 5 बजे उनसे। तो जी वाह, मेरे ख्याल से गुफ्तगू तिश्ना है, एक घेरा और डालना पड़ेगा साहब से। अच्छा, आप खुश हैं कि मैं चला जाऊं पाकिस्तान? नहीं, हम तो ख्वाहिशमंद ऐसा नहीं, हम तो उन खबरों की तरदीद चाहते थे आपसे। हम तो चाहते हैं कि वो लोग यहाँ हों जो ये काम कर सकते हैं, हमारी ये ख्वाहिश है। नाज़रीन, आपने देखा चौधरी सरवर ने क्या कहा। एक शख्स जो कि टोबा टेक सिंह के गांव से गया और उसने अपनी मुस्तकबिल, अपनी दुनिया खुद बसाई और आज वो कितना मुतमईन है। ये है वो चीज़ कि अगर आप ईमानदारी से अपने रास्ते पे चलें तो यकीनन एक दिन आप बहुत मुतमईन ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए शोएबुद्दीन, जनाब सलीम बुखारी और हमारे मेहमान जनाब चौधरी सरवर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।